Hello everyone, this is Anush Srivastav. Next, we are going to start isoenzymes, which is a part of the or biochemistry unit 5th, that is enzymes. So, we are going to discuss isoenzymes. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइसो एंजाइम्स क्या हैं, उसके क्या क्या वेरियस क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आइसो एंजाइम्स हम लोग सीधी सी बात इसमें ये है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग होते हैं एंजाइम से, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से अलग होते हैं एंजाइम से, और उन्हें क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, आइसो मतलब सेम एंजाइम्स की तरह वो बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, तो लिखा भी है मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम्स of an enzyme which differ in physical and chemical properties and catalyze the same reaction as an enzyme। तो कुछ ऐसे हमारे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं जो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उससे एंजाइम से डिफ़र करते हैं, अलग होते हैं, और वो सेम तरह के केमिकल रिएक्शन में वो कैटलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे isoenzymes are produced by a single gene and some may result from more than one gene। तो वो सिंगल जीन से प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा जीन से भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंजाइम्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीट इनएक्टिवेशन और केमिकल इनहिबिशन। केमिकल इनहिबिशन, हीट एक्टिवेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो इलेक्ट्रोफोरेटिक्स टेक्निक्स कहे जाते हैं, जिसे स्पेसिफिक टेक्निक्स भी कहे जाते हैं, और इस स्पेसिफिक टेक्निक्स से भी हम एंजाइम्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि स्पेसिफिक टेक्निक है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच सेपरेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसमें कुछ नहीं करते हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स वो अपने आप रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आइसो एंजाइम मेजरमेंट। आइसो एंजाइम मेजरमेंट का क्या एडवांटेजेस, क्या फ़ायदा होता है। तो पहला, आइसो एंजाइम्स वेरिएंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू सोर्स। जो आइसो एंजाइम्स के वेरिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यू सोर्स से वो डेराइव्ड होते हैं। दूसरा, सेपरेशन रेंडर्स इंक्रीजेस स्पेसिफिसिटी थ्रू एंजाइम एनालिसिस। तो ये सेपरेशन से हमारा जो आइसो एंजाइम के सेपरेशन से एंजाइम एनालिसिस में इसका क्या होता है, स्पेसिफिसिटी। मतलब किसका स्पेसिफिसिटी, कि ये आइसो एंजाइम्स है और ये एंजाइम्स है। ठीक है, ये हमारे दोनों में अंतर पता चल जाता है, किसके हेल्प से, सेपरेशन के हेल्प से। तीसरा है टिश्यू और ऑर्गन इफेक्टेड कैन बी डिटेक्टेड। जो टिश्यू या ऑर्गन इफेक्टेड हैं किसके से, एंजाइम से या आइसो एंजाइम से, वो आसानी से डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि सर्टेन वेरिएशंस होंगे डिफेक्ट्स में, जो भी ऑर्गन्स पे या तो टिश्यू पे जो भी जिस पे इफेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे जो कि आइसो एंजाइम्स और एंजाइम्स में होंगे। लिखा भी है ब्रैकेट में, वेयर आइसो एंजाइम्स एलिवेशन ऑकर्स। कुछ टाइप्स हैं आइसो एंजाइम्स के, जैसे पहला है CPK, जिसे कहते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज CPK, इसे हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। दूसरा LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज।
तीसरा ट्रोपोनिन, चौथा ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये सारे देखिए नाम से ही लग रहा है कि ये एंजाइम्स हैं, लेकिन ये फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स में थोड़ा सा ये एंजाइम से डिफरेंट होते हैं। पांचवा है एल्डोलेज, छठा है अमाइलेज। इंट्रोडक्शन, सी के मतलब क्रिएटिनिन, तो इसमें है बात करेंगे एंजाइम कैटलाइजिंग क्रिएटिनिन, मतलब क्रिएटिनिन काइनेज है ये सी के। तो एंजाइम कैटलाइजिंग क्रिएटिनिन एंड ATP टू फॉस्फोक्रिएटिनिन एंड ADP। तो ये एंजाइम्स हैं जो कि किससे कैटलाइज करते हैं, क्रिएटिनिन को और ATP को किसमें, फॉस्फोक्रिएटिनिन और ADP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्शन, दिस एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द, एंजाइम रहेगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, आइसो एंजाइम ही हैं, बस वो थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफर करते हैं, तो एंजाइम भी लिखा है। एक्शन में है दिस एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द रीजनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। तो ATP के फॉर्म में ये रीस्टोर होता है या रीजनरेट होता है। तो एक्शन है दिस एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द रीजनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ, तो ये सी के, ये क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो क्या होता है, रीजनरेट होता है और हाई एनर्जी स्टोरेज भी करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट का स्टोरेज भी करता है ATP के फॉर्म में। तीसरा है इट कैटलाइज द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इन द बॉडी, रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में ये बॉडी में हमारा कैटलाइज करता है। ठीक है। देखिए क्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज में चेंज हो रहा है ATP और ADP के हेल्प से, सॉरी फॉस्फोक्रिएटिनिन में ये चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हाई क्वांटिटीज आर फाउंड इन, CK इज इन हाई क्वांटिटीज आर फाउंड इन स्केलेटन मसल, हार्ट मसल, ब्रेन टिश्यू। हाई क्वांटिटीज़ में ये पाए जाते हैं किसमें, स्केलेटन मसल में, हार्ट मसल में और ब्रेन टिश्यू में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलर क्वांटिटीज़ में कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में, ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लिवर में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन में, यूटेरस में, थायराइड में, लंग में, प्लेसेंटा में, स्मॉलर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फिर CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, नेक्स्ट है हमारा CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट आर परफॉर्म्ड व्हेन द टोटल CPK इज लेवल इज एलिवेटेड। CPK टेस्ट हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है जब हमारा इसका लेवल कम दिखता है या कम पाया जाता है, या ऐसा कुछ लक्षण हमारे बॉडी में दिखते हैं कि जिससे लगता है कि CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज कम है। ठीक है। नेक्स्ट है आइसो एंजाइम टेस्टिंग कैन हेल्प डिफरेंशिएट द सोर्स ऑफ द डैमेज टिश्यू। जो आइसो एंजाइम, इसके द्वारा आइसो एंजाइम टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, इससे हम पाते हैं कि जो डैमेज टिश्यू है वो कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज इज एन एंजाइम फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द, पहले हम इससे पहले पढ़े भी हैं, ज़्यादातर किस में पाया जाता है, स्केलेटन मसल, हार्ट और ब्रेन टिश्यू। तो सेम वही बात होगी, हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल में ये प्रीडोमिनेंटली मैक्सिमम ये पाया जाता है। नेक्स्ट है चौथा CPK इज कंपोज्ड ऑफ 3 आइसो एंजाइम्स डेट डिफर स्लाइटली इन स्ट्रक्चर। इसमें 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा ये स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन, पांचवा पॉइंट, CPK इज अ डाइमर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, सब यूनिट्स सॉरी, कॉल्ड B फॉर ब्रेन एंड M फॉर मसल। तो CPK 2 सब यूनिट्स में ये डिवाइड हुए हैं जिसका नाम दिया गया है, एक का B और एक का M, B फॉर ब्रेन एंड N फॉर मसल। फिर है क्रिएटिनिन काइनेज, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं, CK जिसे कह रहे हैं। क्रिएटिनिन काइनेज इज अ डाइमर मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स
ऑकर्स इन अ टिश्यू, ये 2 मोनोमर से बने हुए रहते हैं, ठीक है, और ये टिश्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन मसल कंटेन एम सब यूनिट, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं। एम मतलब क्या था, मसल था, और बी क्या था, ब्रेन था, ठीक है। तो स्केलेटन मसल कंटेन एम सब यूनिट, ब्रेन कंटेन्स बी यूनिट। तो स्केलेटन मसल एम से जानेंगे और ब्रेन को बी सब यूनिट से जानेंगे। 3 डिफरेंट आइसोएंजाइम्स आर फॉर्म्ड। क्रिएटिनिन काइनेज, प्राइमरी टिश्यू सोर्स, पहला इसमें है ब्रेन, स्मूथ मसल, प्रोस्टेट, थायराइड, गट, लंग, क्रिएटिनिन काइनेज, बीबी इसमें कहा गया है। मतलब ब्रेन, बीबी मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, ब्रेन, तो इसके 2 सब यूनिट हैं बीबी, ठीक है। दूसरा है कार्डियक मसल, एमबी मतलब मसल और ब्रेन, 20 to 30% मसल ब्रेन, और एमएम 70 to 80%, ठीक है। तीसरा है स्केलेटन मसल, एमबी मतलब मसल ब्रेन, 1 to 2% एमबी है, और 98 से 99% आपका एमएम है। इसमें देखिए दोनों ज़्यादा है, क्रिएटिनिन कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल दोनों में ज़्यादा है, एमएम ज़्यादा है और एमबी कम है। इसमें 20 to 30% कार्डियक मसल में, और एमएम 70 to 80%, और स्केलेटन मसल में एमबी 1 to 2% और एमएम 98 to 99%। चौथा है नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज अलाउ लीकेज आउट ऑफ इस्केमिया मसल और ब्रेन सेल्स, और स्मॉल साइज होने की वजह से लीकेज हो जाता है इस्केमिया मसल या ब्रेन सेल्स में। रेफरेंस रेंज क्या है इसका, अमाउंट ऑफ लीन मसल मास थिन सेडेंटरी में 30 से 50 यूएल, और मस्कुलर में एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, सीके का है ये 500 to 1000 यूएल। एज इन न्यूनेटेड मतलब न्यू बॉर्न, सीके जो होता है एमबी 5 to 10% एंड ऑफ टोटल सीके 5 से 10 एमबी रहेगा परसेंट। तीसरा जेंडर के अकॉर्डिंग, चौथा रेस के अकॉर्डिंग, अफ्रीकन में 30% हायर देन यूरोपियंस, ठीक है, अफ्रीकन में। पांचवा है मसल एक्टिविटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड सीके लेवल, ठीक है। एक्सरसाइज में और सीके लेवल में जैसा जैसा एक्सरसाइज रहेगा वैसा वैसा सीके लेवल वेरिएशन में वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन काइनेज ऑब्लिक सीपीके, मतलब दोनों के बारे में बताया जा रहा है। आइसोएंजाइम्स, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, और मीन परसेंटेज इन ब्लड। तो एमएम मतलब मसल, CK3 क्रिएटिनिन काइनेज, इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बहुत कम रहेगा, लीस्ट रहेगा, और किसमें पाया जाता है, स्केलेटन मसल में, हार्ट मसल में। मीन परसेंटेज इन द ब्लड मतलब ब्लड में कितना पाया जाएगा, 97 to 100%। फिर एमबी मतलब मसल ब्रेन, CK2 जिसे हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या रहेगा, मतलब कितना तेज इसका मूवमेंट रहेगा। चार्ज आयन रहेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग यही पढ़े थे, जब वो चार्ज आयन रहेगा तो उसका मूवमेंट होता है, चार्ज आयन का चार्ज जब होगा तो चार्ज आयन का मूवमेंट होता है। तो एमबी वाले का मतलब मसल और ब्रेन वाले का जो CK2 कहते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज 2, उसका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट है या मोबिलिटी है इंटरमीडिएट है। टिश्यू ऑफ ओरिजिन हार्ट मसल, मतलब हार्ट मसल में पाया जाएगा। कितना मीन परसेंटेज इन द ब्लड रहता है, 0 to 3%, बहुत कम, ठीक है। फिर तीसरा है CK1 BB, ठीक है, ब्रेन जिसे कहते हैं। इसका ये कुछ नहीं है, ये सब डिवीज़न ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। MM, MB, BB ये सब डिवीज़न ही है क्रिएटिनिन काइनेज का।
अब देखिए CK1 का जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है मैक्सिमम है, किस में पाया जा रहा है, ब्रेन में पाया जा रहा है, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, और ब्लड में कितना है परसेंटेज, इसका 0% है। आइसोएंजाइम्स क्या है? CPK1 also CPKBB also called CPKBB is concentrated in the brain and lungs, ब्रेन और लंग्स में पाया जाता है। CPK2 is found in the heart and rises when heart muscle is damaged, जब हार्ट मसल डैमेज हो जाता है तब वो बाहर निकल जाता है, या जब उसका लेवल बढ़ जाता है या बाहर दिखता है। CPK3 इज फाउंड मोस्टली इन द स्केलेटन मसल, CPK3 कहाँ पाया जाता है? स्केलेटन मसल में पाया जाता है। फिर लिखा है चौथा पॉइंट, बिकॉज द CPK1 आइसोएंजाइम इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द ब्रेन एंड लंग्स, इंजरी टू आइदर दीज ऑर्गन्स, अगर जब इंजरी होता है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक और लंग्स इंजरी ड्यू टू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर एसोसिएटेड विद द एलिवेटेड लेवल ऑफ द एंजाइम। मतलब ये कहा जा रहा है CPK1 जो है वो ज़्यादातर ब्रेन और लंग में पाया जाता है, और इन दोनों का जब इंजरी होता है तो इस आइसोएंजाइम का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्रेन और लंग में जब इंजरी होगा तो इसमें इसका लेवल कम हो जाएगा, किसका? CPK1 का। नेक्स्ट बात करेंगे CPK2 का। CPK2 जिसे हम MB कहते हैं सब यूनिट में, जनरली राइजेज इन द रिस्पॉन्स टू हार्ट अटैक। CPK2 कब राइज होता है? हार्ट अटैक जब होता है तो उसके रिस्पॉन्स में राइज होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल, जब हार्ट मसल का इन्फ्लामेशन होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, और अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ट, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो CPK2 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे CPK3 का, MM जिसे कहते हैं। CPK3 जनरली राइजेस इन रिस्पॉन्स टू मसल डैमेज इन योर हार्ट, ब्रेन और स्केलेटन, मतलब हार्ट मसल, ब्रेन मसल या स्केलेटन मसल में जब डैमेज होगा तो क्या होगा? ये CPK3 अपने आप राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस किस केस में इसका डैमेज हो सकता है हार्ट, ब्रेन और स्केलेटन मसल का? तो कब कब? इंजरी में, सीजर्स में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मसल इन्फ्लामेशन में, और अदर स्केलेटन मसल डिसऑर्डर में। तो इन सारे चीज़ों में जब ये चीज़ें होंगी, क्या क्या? सीजर्स, इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर इन्फ्लामेशन एंड अदर स्केलेटन मसल डिसऑर्डर, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो CPK3 का लेवल बढ़ जाएगा। CPK का जो हम यूज़ करते हैं क्या, किस चीज़ के लिए? फॉर डायग्नोस्टिंग हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए। इवेलुएट कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन क्यों हुआ है ये चीज़ जानने के लिए। फिर है डिटरमाइन इफ़ और हाउ बैडली अ मसल इज़ डैमेज्ड, मतलब कितना या कितना ज़्यादा जो मसल डैमेज हुआ है ये जानने के लिए। फिर चौथा है टेल द डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड प्रोस्पेक्टिव इन्फेक्शन, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानने के लिए इसका CPK1 का हम यूज़ करते हैं। चौथा है पांचवा, एक्यूट रीनल फेल्योर में भी इसका हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस में। फिर नेक्स्ट है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH जिसे कहते हैं। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो ये एक एंजाइम्स हैं जो कि मैक्सिमम हर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो लिखा भी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका भी देखिए ये अलग अलग इसका सब यूनिट है। तो इसका है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है एक्टिंग ऑन CH OH बॉन्ड ग्रुप में,
ये एज अ डोनर काम करता है, एक्टिंग ऑन द CHOH ग्रुप ऑफ द डोनर, ठीक है, ये LDH काम करेगा। फिर तीसरा है एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी तीसरा है विथ NAD और NADP एज एक्सेप्टर, ये काम करेगा LDH काम करेगा विथ NAD और NADP एज एक्सेप्टर काम करेगा। चौथा है सब यूनिट इसका एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर है मॉलिक्यूलर वेट 32 kD एंड इट्स टेट्रामर, 32 kD यूनिट है एंड इट्स टेट्रामर। फिर है नेक्स्ट MA मसल क्रोमोसोम्स 11 बेसिक्स, मतलब मसल और क्रोमोसोम्स में, हार्ट और क्रोमोसोम्स में है 12वां, एसिडिक फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रिवर्सिबली कन्वर्ट्स लैक्टेट टू पायरुवेट, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा, ध्यान रहे रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा वो किसमें, जब लैक्टेट और पायरुवेट में, लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम जो यूज़ होगा, आइसो एंजाइम जो यूज़ होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या LDH यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट है LDH कंसिस्ट ऑफ 5 आइसो एंजाइम्स, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5, मतलब 5 आइसो एंजाइम्स इसमें रहेंगे, LDH1, LDH2, LDH3, जैसे उसमें था CPK1, CPK2, CPK3, ठीक है, वैसे ही इसमें है LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। तीसरा है द आइसो एंजाइम्स, दीज आइसो एंजाइम्स आर सेपरेटेड बाय सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस एट pH 8.6। ये कैसे इसको सेपरेट आउट किया जाता है, बाय सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेथड से इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है, कितने pH पे, 8.6 pH पे। अब देखिए इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है हमारे बॉडी में, सीरम में 100 to 200 UL, ठीक है, CSF में मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में 7 to 30 UL, यूरिन में 40 to 100 UL, मतलब इतना ये नॉर्मल वैल्यू हमारे बॉडी में इसका होना चाहिए। इससे जब वेरिएशंस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में दिक्कत है। LDH का रिएक्शंस है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, LDH से मतलब लैक्टेट से पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एट pH 8.8 to 8.9, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा। अब LDH का आइसोफॉर्म्स क्या है देखेंगे, एक कॉलम बना हुआ है, आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हाईएस्ट लेवल फाउंड इन द फॉलोइंग, आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हाईएस्ट लेवल फाउंड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो H और M देखो अलग अलग इसका सब यूनिट्स है, देखो नीचे ये जो लाल वाला है वो H है, ब्लू वाला जो है M है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब 4 H रहे, मतलब 4 देखो लाल वाला है तो मतलब H है, 4 H है तो उसे क्या कहेंगे H4, ठीक है, H4 LDH1 इसे कहेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट और किडनी में पाया जाता है, ठीक है। आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 H है तो देखो नीचे लिखा है H2, और 2 M है तो इसे देखिए लिखा है M2, तो इसे क्या कहेंगे LDH, सॉरी इस पे बस हम लोग ये क्या बात कर रहे हैं, आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, 1 by 1 पहले बात करेंगे। तो पहला वाला क्या था H4 LDH1, ठीक है, तो ये H4 इसलिए क्योंकि जो H वाला सब यूनिट है वो 4 पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे H4 कहते हैं और इसे LDH1 कहेंगे। ये किस में पाया जाता है, हार्ट और किडनी में पाया जाता है। दूसरा उसके नीचे हम बात करेंगे S3M इसलिए लिखा गया है क्योंकि हार्ट वाला जो है 3 सब यूनिट है और M जो है सब यूनिट एक ही है, तो इसे S3M कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, LDH2 कहते हैं। किस में ज़्यादातर पाया जाता है, RBC में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड।
H2M2। अब आप इसमें देखेंगे H 2 है और M 2 है, इसलिए इसका नाम है H2M2। इसे जैसे LDH1 हम लोग पढ़े हैं, LDH2 पढ़े हैं, ये LDH3 है। तो LDH3 में क्या होता है, H2 रहेगा और M2 रहेगा, इसलिए H2M2 कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, लंग्स में, वाइट ब्लड सेल्स में, मतलब WBC में। फिर नेक्स्ट आता है LDH4, जिसे हम कहते हैं HM3। मतलब H अकेला है, एक ही सब यूनिट है, और M जो सब यूनिट है वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, HM3। और ये कहाँ पाया जाता है, लंग्स में, स्केलेटन मसल में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, HM3 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HM3। हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, LDH4 इसे कहेंगे। H एक है और M कितने हैं, 3 है। ब्लू वाले कौन से हैं, M है, तो ये 3 है। तो देखिए HM3 लिखा हुआ है, तो जिसे क्या कहेंगे, LDH4 है। इसे कहेंगे किस में ज़्यादातर पाया जाता है, हाईएस्ट वैल्यू इसका किस में रहता है, लंग्स में रहेगा, स्केलेटन मसल में रहेगा। लंग्स में रहेगा, स्केलेटन मसल में रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे, LDH4। नेक्स्ट है हमारा M4। इसमें आप ध्यान देंगे M सब यूनिट जो है वो क्या है, 4 हैं, मतलब पूरा का पूरा M सब यूनिट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, LDH5। और इसे क्या कहते हैं, M4 कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, स्केलेटन मसल और लिवर में पाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें जो टेबल बना हुआ है, आइसो एंजाइम नेम, कंपोजिशन, प्रेजेंट इन, एलिवेटेड इन। इसमें बस एक चीज़ है, एलिवेटेड इन। ठीक है, एलिवेटेड इन बस इसमें है नया, बाकी ये दूसरा वाला बिल्कुल है, उसी सेम वही है। ठीक है, LDH1 में H4 था। ठीक है, आप देखेंगे डायग्राम में पिछले वाले में, तो इसमें LDH1 में H4 है, और इसीलिए इसका कंपोजिशन देखेंगे 4 बार H बना हुआ है। आप देखेंगे जैसा कि H4 लिखा है, H बना हुआ है। कहाँ पाया जाता है, मायोकार्डियम और RBC में पाया जाता है। ठीक है, फिर किस में एलिवेटेड होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में LDH1 क्या होता है, घट जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में LDH1 घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे LDH2 का। तो इसमें देखिए लिखा है कंपोजिशन H3M1। पीछे हम लोग क्या देखे थे कि एक बार देख भी लेंगे, H3M1। तो LDH1 में 2 में क्या है, H3M1 है। ठीक है, तो देखिए H3 मतलब जो हर्ट वाला है सब यूनिट वो 3 है, और M जो है वो 2 है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसा कि हमने लिखा है H3M1, तो HHM कंपोजिशन में लिखा है। नेक्स्ट वाला तीसरा वाला कॉलम HHM HHHM। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मायोकार्डियम और RBC में। ठीक है, LDH3 H2M2 उसमें जैसा है, सेम ऐसे किडनी में HHMM है, कहाँ पाया जाता है, किडनी में, स्केलेटन मसल में। LDH4 H1M3, तो H1M3 के अकॉर्डिंग HMM। ठीक है, तो किडनी और स्केलेटन मसल में ये पाया जाता है। LDH5 M4, तो M4 के अकॉर्डिंग MM, मतलब MM। इसका कॉम्पोजिशन है, सब यूनिट के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्केलेटन मसल और लिवर में। ठीक है, कब इसका कमी होता है बॉडी में, स्केलेटन मसल और लिवर डिजीज़ में, दोनों में, स्केलेटन मसल डिजीज़ और लिवर डिजीज़ में इसकी कमी होती है। ठीक है,
इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे LDH का? द डिफरेंट फॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसका सेपरेशन किया जा सकता है। दूसरा है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोफोरेटिक mobilities due to the different electric charges of an isoenzymes due to different in content of acidic and basic amino acid। मतलब इसका जो सेपरेशंस होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो क्यों कैसे होगा? एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के कंटेंट का होगा। ठीक है, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड इसमें जो रहेंगे आइसोएंजाइम्स में वो अलग अलग हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द H जीन इज मोर स्ट्रांगली नेगेटिवली चार्ज्ड देन द M जीन। H जीन जो होता है या तो सब यूनिट हम कहे हैं वो मोर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है देन M जीन। M जीन से ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो इसलिए ड्यू टू हायर नंबर ऑफ एसिडिक रेसिड्यू, क्योंकि जो M में होता है हायर नंबर ऑफ एसिडिक रेसिड्यू होता है, इसलिए वो कम नेगेटिवली चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू H जीन। For example, LDH1 has negatively charged and hence move fastest during electrophoresis। LDH1 में नेगेटिव चार्ज होता है और इसलिए वो बहुत तेज़ी से मूव करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। इट कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ ASP and glutamate than other forms। हायर प्रोपोर्शन ASP और ASP ग्लूटामेट का काम करेगा, मतलब प्रोपोर्शन उसमें रहेगा। फिर LDH5 इज लोएस्ट मूविंग फ्रैक्शन। LDH5 जो है वो बहुत कम मूवमेंट करता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड द डिफरेंट आइसोएंजाइम्स में कैटालाइज द सेम रिएक्शन एट डिफरेंट रेट। तो इसमें लिखा है जो केमिकल रिएक्शन में कैटालाइसिस होगा द डिफरेंट आइसोएंजाइम्स में कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन, मतलब जो एंजाइम्स कैटालिसिस करेगा वही सेम कैटालिसिस हमारा वो ये भी करेगा, कौन? LDH भी करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इज ग्रेटर देन LDH1 एंड LDH2। तो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू LDH1 एंड LDH2 रेट ऑफ ऑक्सीडेशन व्हेन कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन विद LDH4 एंड LDH5। मतलब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा रहेगा? हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का ज़्यादा रहेगा LDH1 और LDH2 से, जब इसको LDH4 और LDH5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, दिस आइसोएंजाइम्स मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इसका पहले भी हम लोग पढ़े हैं, आइसोएंजाइम्स वही होते हैं, ये एंजाइम्स ही होते हैं, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये वेरी करते हैं। तो इसमें लिखा है LDH1 में के बारे में, दिस आइसोएंजाइम्स मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, मतलब इसका LDH का फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा वेरी करेगा। फिर है LDH4, एग्जाम्पल है LDH4 एंड LDH5 आर इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट, मतलब हीट सेंसिटिव ये होता है LDH4 और LDH5, वेयर एज LDH1 एंड LDH2 आर नॉट, मतलब LDH1 और LDH2 हीट सेंसिटिव नहीं होता है। इफ हीटेड अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसको LDH1 को और LDH2 को हीट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हीट रेसिस्टेंट ही रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हीट किया जा रहा है तो वो हीट सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है मायोकार्डियल LDH। तो मायोकार्डियल LDH, LDH1 जिसे कहते हैं, इज फाउंड टू बी मूव हीट स्टेबल देन हेपेटिक LDH। मतलब मायोकार्डियल LDH जो हमारा LDH1 है वो ज़्यादा हीट स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू हेपेटिक LDH। हेपेटिक LDH से जो LDH5 जिसे कहते हैं, मतलब LDH1 ही LDH5 के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है हेपेटिक LDH, LDH5 इज इनहिबिटेड बाय यूरिया, मतलब
हिपैटिक LDH या LDH5 जो जिसे हम कहते हैं, वो यूरिया से इसका एक्शन को रोका जा सकता है। तीसरा है द आइसो एंजाइम्स हैव डिफरेंट pH ऑप्टिमा एंड Km वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वह है Michaelis Menten constant. A pure tetramer if M subunit, which means M4 has, M4 ध्यान रहे subunit है, has lower Km for pyruvate and is concentrated in skeleton muscle which is anaerobic। ठीक है, aerobic anaerobic वाला है। ठीक है, a pure tetramer if M subunit i.e. M4 subunit has lower Km। lower Km मतलब जो काइनेटिक्स है, तो वो अगर कम रहेगा पायरुवेट के लिए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा किसमें, स्केलेटन मसल में। ठीक है, विच इज एनारोबिक। फिर चौथा है देयरफॉर M4 promotes glycolysis by catalyzing production of lactate from pyruvate quickly and efficiently। M4 इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है बाई कैटालिसिस, और क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट, मतलब पायरुवेट से लैक्टेट का फटाफट वो बनाता है। लास्ट वन है ऑन द अदर हैंड टेट्रामर ऑफ H सबयूनिट H4 has greater Km for pyruvate and it's more concentrated in heart muscle which is aerobic। मतलब जो हमारा H4 है वो क्या है, वो उसमें greater Km है पायरुवेट के लिए, और वो more concentrated किस में है, heart muscle में है। Clinical significance of LDH in normal serum LDH S3M, LDH2 को S3M भी कहते हैं, प्रीडोमिनेंट आइसो एंजाइम्स एंड LDH5 इज रेयरली सीन। मतलब नॉर्मल सीरम में LDH2 को और LDH5 को बहुत कम देखा जाता है। इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मतलब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में LDH1 को लेवल्स आर ग्रेटर देन LDH2, मतलब LDH1 जो होता है LDH2 से ज़्यादा होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, 50 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ LDH1 एंड LDH2, मतलब 50 गुना ज़्यादा रहता है किसका, LDH1 और LDH2 का कॉन्सेंट्रेशन। चौथा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में LDH5 का लेवल बढ़ जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में LDH5 का लेवल बढ़ जाता है। लास्ट वन है टॉक्सिक हेपेटाइटिस में, जो जॉन्डिस होता है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस विद जॉन्डिस में, तो LDH5 का लेवल 10 गुना बढ़ जाता है, 10 टाइम्स मोर LDH5। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से। रीनल डिजीज में क्या होता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हम एक बार बता दे रहे हैं, सेल डैमेज जिसे कहते हैं, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एक डिजीज़ होता है जिसमें जो ट्यूबुलर का नेक्रोसिस हो जाता है। रीनल डिजीज़ एक ही है ये। परमोलरी एम्बोलिज्म LD3, मैसिव डिक्रेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है टोटल LDH इज इंक्रीज इन नियोप्लास्टिक डिजीज़। नियोप्लास्टिक डिजीज़ में LDH हमारा बढ़ जाता है, टोटल LDH बढ़ जाता है। LDH5 इज इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंसीज ऑफ CNS, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। मतलब इन 3 डिजीज़ में, ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंसीज ऑफ CNS, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में LDH5 जो होता है बढ़ जाता है। फिर बात करेंगे चौथा, ल्यूकेमिया में क्या होता है, LDH2 एंड LDH3 लेवल्स बढ़ जाते हैं ल्यूकेमिया में। पांचवा है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड टेस्टीज एंड ओवरीज, जो टेस्टीज और ओवरीज में ट्यूमर होते हैं उसमें क्या होता है, LDH2, LDH3 एंड LDH5 लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम जो भी क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक्स बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।